नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, मोहतरम उस्ताद कराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की वीडियो अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन लेक्चर 8 है और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का हमारा आज लेक्चर 2 है। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। जिस तरह दूसरे साइंस सब्जेक्ट्स के कुछ लॉज और थ्योरीज कुछ अजम्पशंस और कंडीशंस पर बेस कर रहे होते हैं, इसी तरह से अकाउंटिंग भी कुछ अजम्पशंस और कंडीशंस पर बेस कर रही होती है। इन अजम्पशंस और कंडीशंस को हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसका रिव्यू भी कर लेते हैं हम। ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि बिजनेस और ऑनर दोनों सेपरेट हैं। बेशक ऑनर ही बिजनेस को रन करेगा, लेकिन बिजनेस का लेन देन और ऑनर का लेन देन दोनों हम सेपरेट रखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बिजनेस जो है वो अनलिमिटेड लाइफ के लिए किया जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी हम बिजनेस में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो इन टर्म्स ऑफ मनी एवेल्यूएट हो सकती हैं, जिनको हम करेंसी में माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं। यानी इसमें सिर्फ मॉनिटरी वैल्यूज़ ही रिकॉर्ड होंगी। चौथा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर हम बिजनेस के लिए कोई एसेट एक्वायर करते हैं, कोई एसेट ख़रीदते हैं, उस एसेट की मार्केट में बेशक जो मर्जी वैल्यू हो, लेकिन हमने बिजनेस के अंदर उस एसेट को उसी वैल्यू से रिकॉर्ड करना है जो एक्चुअली पे की गई होगी, और उसी वैल्यू की बेस पर हमने अगले सालों की अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को देखना है। आज के कॉन्सेप्ट में हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आप जो इस वक्त मेरी वीडियो सुन रहे हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अकाउंटिंग के स्पेशली स्टूडेंट हैं, उनमें से कोई ग्रेड 9 का होगा, कोई ग्रेड 10 का, कोई ग्रेड 11, 12, 13, 14 और कुछ प्रोफेशनल भी हो सकता है इसको सुन रहे हों। तो आप इस लेवल तक पहुँचे हैं, इस क्लास में आए हैं, आप इस ग्रेड तक पहुँचने के लिए आप जिस भी क्लास से शुरू किया, आपने नर्सरी से शुरू किया, केजी या प्रेप वगैरह से शुरू किया, तो आपने क्या किया, बगैर कोई एवेल्यूएशन के, बगैर कोई एग्जामिनेशन के आप अभी जिस ग्रेड में हैं वहाँ तक पहुँच गए, या हर साल आपके इम्तिहानात होते थे, आपकी एवेल्यूएशन होती थी, एग्जामिनेशन के बाद, रिज़ल्ट के बाद आपको अगली क्लास में प्रमोट किया जाता था। ऐसे ही चलता है ना हमारा एजुकेशन सिस्टम, या बग़ैर एग्जामिनेशन के, बग़ैर एवेल्यूएशन के अगली क्लासेस में कर दिया जाता है? नहीं ना। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि हर स्टेज पर हम बच्चे की कारकर्दगी को चेक कर सकें, जायज़ा ले सकें कि बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किस सब्जेक्ट में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। उस सब्जेक्ट पे मज़ीद मेहनत करवाई जाती है। इसी तरह से जब हम कोई बिज़नेस करते हैं तो वो बिज़नेस भी मुनाफे के लिए किया जाता है। जब बिज़नेस मुनाफे के लिए किया जाता है तो हम अगर बिज़नेस शुरू किया, स्टार्ट किया हमने बिज़नेस, और चलते गए कारोबार करते ही जा रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं कर रहे कि कितने पैसे आए, कितने गए, कितने लेने, कितने देने,
कितनी सेल हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, क्या मुनाफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, अगर हम इसकी वैल्यूएशन ही ना करें तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की कंडीशन क्या है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे नर्सरी से लेकर अगर हम ग्रेड 10 तक बच्चे की वैल्यूएशन ही ना करें तो हमें क्या पता कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस सब्जेक्ट में उसकी क्या परफॉर्मेंस है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक बच्चे की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने के लिए एग्जामिनेशन सिस्टम है, एनुअल एग्जाम होते हैं, मिड टर्म एग्जाम होते हैं, मंथली एग्जाम्स होते हैं, ऐसे ही होता है ना, हर लेवल पे बच्चे को चेक किया जा रहा होता है। इसी तरह से बिजनेस के लिए भी हम बिजनेस की पूरी लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं, उनको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। और नॉर्मली हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 1 ईयर का होता है। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर 1 ईयर का ही होता है। आप चाहते हैं कि हम आफ्टर 6 मंथ्स अपने बिजनेस की कारकर्दगी को जांच सकें तो आप 6 मंथ बाद अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कर लें। आप चाहते हैं कि हम 3 मंथ्स के बाद अपने बिजनेस की कारकर्दगी को एवेल्यूएट कर सकें, हमें पता हो कि हमारा बिजनेस इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं, तो आप 3 मंथ बाद कर लें। आप 1 मंथ बाद क्लोज करना चाहते हैं बिजनेस के रिकॉर्ड्स तो आप 1 मंथ बाद क्लोज कर लें। ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। बिजनेस की पूरी लाइफ को हम जिस पीरियड में डिवाइड करते हैं उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं और वो नॉर्मली 1 साल का होता है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। पिछले कॉन्सेप्ट करते हुए हमने एक बिजनेस शुरू किया था, क्लॉथ का, कपड़ों का बिजनेस शुरू किया था और हमने एक मिस्टर ए को हायर किया था, उसकी हमने सर्विसेज ली थी, उससे हमने बेनिफिट लिया था, उससे हमने काम लिया था। लेट्स सपोज पूरा मार्च हमने उससे काम लिया। आप कहीं भी चले जाएं, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को सैलरी कब मिलती है जी? फर्स्ट को मिलती है या 10th तक तो हर एक को मिल ही जाती है। हर मंथ की फर्स्ट को सैलरी मिलती है या 10th तक तो हर एक को मिल ही जाती है। अब ये जो फर्स्ट को सैलरी मिलती है ये पिछले महीने की मिलती है। इसी तरह हमने भी जब मिस्टर ए से काम लिया पूरा मार्च, तो उसको मार्च में सैलरी नहीं दे रहे हम, 31 मार्च को सैलरी नहीं दे रहे हम उसको, बल्कि हम अगर सैलरी देंगे तो उसको 1 अप्रैल को देंगे। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि अगर हम मार्च को यहाँ बिजनेस क्लोज कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना चाह रहे हैं तो मार्च तक हमने बिजनेस में बेनिफिट लिया ए से, उससे हमने काम लिया, उसको सैलरी नहीं दी। सैलरी हम उसको देंगे 1 अप्रैल को या 2 को या 10 अप्रैल को देंगे। लेकिन अगर हम 31 मार्च तक अपना बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं, प्रॉफिट और लॉस का हिसाब करना चाहते हैं, तो ये मिस्टर ए ने जो बेनिफिट हमें मार्च में दिया है उसके पैसे हम उसको अदा बाद में कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली जो बेनिफिट हमने लिया वो तो मार्च के मंथ का लिया है ना, तो हमारा ख़र्चा भी मार्च के मंथ का होना चाहिए। अप्रैल में पे किया है या मई में पे किया है या जून में पे किया है, इससे कोई कंसर्न नहीं है। जिस मंथ हमने बेनिफिट लिया है वो खर्चा भी उसी मंथ का कंसीडर होगा। दैट इज़ कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का एक पार्ट तो ये हो गया कि कोई भी एक्सपेंस उसी पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा जिस पीरियड में उसका बेनिफिट लिया गया, जिस पीरियड में उसका बेनिफिट लिया गया। यानी मिस्टर ए से बेनिफिट लिया गया मार्च में, तो ये सैलरी का एक्सपेंस मार्च के मंथ में ही रिकॉर्ड होगा। इससे कोई कंसर्न नहीं है कि हम उसको मार्च के बेनिफिट की सैलरी जो है वो अप्रैल में दें, मई में दें, जून में दें या फरवरी में दें। जिस मंथ हमने बेनिफिट लिया एक्सपेंस शुड बी चार्ज ऑन द सेम मंथ। अच्छा, ये तो एक पार्ट हो गया इसका। अब दूसरा पार्ट जो है वो एक्सपेंसेस का रेवेन्यू के साथ रिलेशन है जी। एक्सपेंसेस का रेवेन्यूज के साथ रिलेशन है।
इसके लिए मैं आपको अपनी पुरानी ही एग्जाम्पल पे लेके जाऊंगा कि हमने सूट्स का काम किया था। हमने 100 सूट बाय किए थे और 1100 का एक सूट बाय किया था हमने। तो टोटल हमने 1,10,000 के सूट ख़रीदे। एक महीने के इख्तिताम पर हम उसमें से सिर्फ 50 सूट 1500 के हिसाब से बेच सके। ये थे हमारे बाइंग जो परचेज़ किए थे हमने, और ये हमने 50 सूट 1500 के हिसाब से सेल किए। तो ये आपके आगे 75,000। अब एक मंथ में हमने 1,10,000 के सूट ख़रीदे और 75,000 के बेचे, तो हमें नुकसान हो गया ना, 35,000 का लॉस हो गया। ऐसे ही है? नहीं। क्यों? ये जो 1,10,000 कॉस्ट है ये 100 सूटों की है, जबकि ये 75,000 रेवेन्यू है, ये 50 सूटों का है। अभी 50 सूट हमारे पास बाकी पड़े हैं, स्टॉक में पड़े हैं। जब हमारा रेवेन्यू 50 सूट्स का है तो हम कॉस्ट भी 50 सूट्स की ही लेंगे। दिस इज कॉल्ड मैचिंग रेवेन्यू विद द एक्सपेंसेस। अब हम यहाँ 50 सूट्स की अगर कॉस्ट लेंगे, 50 को 1100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी कॉस्ट बनती है 55,000। तो हमें 20,000 का क्या हो गया? मुनाफा हो गया। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें ट्रू प्रॉफिट फाइंड आउट करने में मदद देता है। उम्मीद है कि आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट के दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। पहला पार्ट है कि हमने जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है। दूसरा इसका पार्ट ये है कि जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस से हमें रेवेन्यू मिला है, हमने कॉस्ट भी उसी प्रोडक्ट और उसी सर्विस की चार्ज करनी है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। लेट्स सपोज वही कपड़े का बिजनेस है हमारा। एक शख्स हमें 25 ऑफ मार्च को ऑर्डर करता है कि जी आप मुझे 50 सूट जो है ना, ये फ़लाँ स्पेसिफिकेशन है उनकी, तो आप 50 सूट्स हमें अरेंज करके दें जी। अब हमारे पास नहीं है, मार्केट से अरेंज करके देंगे। अब हमने क्या किया, मार्केट गए एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, तो हम सूट ले आए और उसको हमने 10 अप्रैल को सूट उसको डिलीवर कर दिए। लेकिन उसने कहा कि जी मैं आपको पेमेंट 1 मई को कर दूंगा, और 1 मई को उसने पेमेंट कर भी दी। यहाँ हमारे पास पेमेंट आ गई, ये उसने ऑर्डर डेट है उसकी, ये उसकी डिलीवरी है जब हमने उसको सूट दिए। अब आप ज़रा सोच के मुझे बताएं कि हमारी जो इनकम है, जो सेल है, वो मार्च की सेल कंसिडर होगी, अप्रैल की कंसिडर होगी या मई की कंसिडर होगी? जी गैस करें जी। अप्रैल की। वेरी गुड, अप्रैल की ही कंसिडर होगी। 25 मार्च को जब उसने ऑर्डर दिया तो उसने तो ऑर्डर ही दिया ना, वो बाद में ना लेने आए या हमसे सूट अरेंज ना हो सकें तो सेल होगी? नहीं होगी। व्हेन एक्चुअली वी डिलीवर्ड गुड्स टू मिस्टर ABC या कस्टमर, जब हमने एक्चुअली गुड्स डिलीवर कर दी हैं तो हमारी सेल हो गई है। पेमेंट मिली है या नहीं मिली इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये जो 50 सूट्स की सेल है हमारी, ये अप्रैल की कंसिडर होगी, ना ऑर्डर वाले दिन की कंसिडर होगी, ना पेमेंट वाले दिन की कंसिडर होगी, ना मार्च की कंसिडर होगी, ना मई की कंसिडर होगी। ये जिस दिन हम गुड्स डिलीवर कर दें या सर्विसेज रेंडर कर दें, कोई खिदमात अंजाम दे दें, तो उसी दिन सेल हमारी हो जाएगी, उसी मंथ उसी पीरियड में काउंट होगी, ना उससे पहले पीरियड में ना उसके बाद वाले पीरियड में। यानी ऑर्डर और पेमेंट का सेल से कोई लेना देना नहीं है। जब हम गुड्स डिलीवर कर देंगे, जिस डेट को डिलीवर कर देंगे, जिस मंथ डिलीवर करेंगे,
वही डे और वही मंथ सेल का मंथ कहलाएगा और सेल का डे कहलाएगा। तो मतलब हमने 10 अप्रैल को सूट्स की डिलीवरी की है तो 10 अप्रैल को ही हमारी सेल हो गई है। पेमेंट वो आपको मई में दे, जून में दे या जुलाई में दे, लेकिन आपकी सेल वो अप्रैल की ही कंसीडर होगी। ऑर्डर वो मार्च में दे, फरवरी में दे या जनवरी में कोई ऑर्डर दे आपको, लेकिन जब तक आप गुड्स डिलीवर नहीं करेंगे, जिस दिन आप गुड्स डिलीवर करेंगे सेल भी आपकी उसी दिन और उसी मंथ की काउंट होगी। दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर आपकी अकाउंटिंग चल रही है। जब आपने बिजनेस शुरू किया तो आप सबसे पहले कुछ एसेट्स लेके आएंगे बिजनेस में। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में बिजनेस जब स्टार्ट किया था, देखें हमने काउंटर बनवाया, रैक्स बनवाए, फैंस, बल्ब, एसी वगैरह लगवाया, ये सारे क्या हैं? एसेट्स हैं ना। तो ये हमने अरेंज किए। लेट्स सपोज फैन घर में से उठा लाया हम, बल्ब नए परचेज कर लिए, एसी भी घर का ले आए, रैक किसी फ्रेंड के पास पड़े थे उससे ले आए हैं, काउंटर भी हमने नया परचेज कर लिया। अब ये सारे एसेट खरीदे हमने या एसेट अरेंज किए। ये जो हमने एसेट अरेंज किए कहीं ना कहीं से तो अरेंज करेंगे ना, खुद से अरेंज करें या दोस्त से लें, भाई से लें, पेरेंट्स से लें, रिलेटिव से लें, किसी से पैसे लें या कोई एसेट ही ले आएँ, लेकिन हम किसी ना किसी से तो ये एसेट अरेंज करेंगे ना, खुद से करें या किसी से लेके आएँ। यानी एसेट्स अगर हमारे पास हैं तो जितने एसेट्स होंगे हमारे पास उतनी ही इक्विटी भी होगी। अब ये इक्विटी क्या है? इक्विटी है क्लेम या दावा। यानी जितने भी एसेट्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़े, जैसे काउंटर है, रैक्स हैं, फैंस हैं, एसी था, तो ये जितने भी हमने अरेंज किए हैं, ये एसी हमने लेट्स सपोज घर से लिया, ये फैन और रैक हमने परचेज किए, काउंटर हमने फ्रेंड से लिया, तो ये सारे एसेट्स, इन पे किसी ना किसी का दावा है। ये रैक्स और फैंस पे किसका दावा है? ऑनर का, क्योंकि ये ऑनर ने परचेज किए। एसी घर वालों का है, काउंटर फ्रेंड का है। तो इन तमाम एसेट्स जो हमारे पास हैं, जो बिजनेस में हैं, इनका कोई ना कोई क्लेम करने वाला भी है, कोई ना कोई दावा करने, वही क्लेम और वही दावा करेगा जिसने ये प्रोवाइड किए होंगे बिजनेस को। ये रैक और फैंस ऑनर ने प्रोवाइड किए तो इसका दावा ऑनर कर सकता है। एसी घर वालों ने दिया तो एसी का क्लेम या दावा घर वाले कर सकते हैं। काउंटर फ्रेंड ने दिया तो काउंटर का दावा या क्लेम फ्रेंड करेगा। मसलन खुदा ना खास्ता आपका बिजनेस क्लोज हो जाता है, अब ये चीज़ें जिस जिस की हैं उसी को जाएंगी ना। ये रैक और फैंस आपके हैं, आप इनका जो मर्जी करें। एसी घर वालों का था, आप उनको वापस कर देंगे। काउंटर फ्रेंड का था, आप उससे कहेंगे ले लें। तो एवरी एसेट हैज़ अ क्लेम। हर एसेट का कोई ना कोई दावेदार होगा। वो जो दावेदारी होती है उसको हम इक्विटी कहते हैं, या इसको कह लें कि बिजनेस का एक ये कॉन्सेप्ट है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वलेंट क्रेडिट, कि हर डेबिट के लिए इक्वलेंट क्रेडिट भी होगा। अगर हमने 1 लाख रुपए के एसेट अरेंज किए हैं तो दावा भी तो 1 लाख का ही होगा ना। 1 लाख से कम या ज़्यादा का तो दावा नहीं होगा। फ़र्ज़ करें ये आपके 20,000 के बने थे, एसी आपका 60,000 का है, रैक्स भी आपके 20,000 के हैं, तो इन एसेट्स में से 20,000 का क्लेम आपका है, 60,000 एसी का क्लेम घर वालों का है, 20,000 काउंटर का क्लेम फ्रेंड का है। तो एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी होता है, और यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अगले लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़नी है। अगले लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग इक्वेशन ही पढ़नी है। तो उम्मीद है आपको आज के कॉन्सेप्ट भी समझ आ गए होंगे। एक दफ़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, यानी हम अपने बिजनेस की पूरी लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं। वो पीरियड 1 साल का होता है। पीरियड में डिवाइड क्यों करते हैं? कि हम अपने बिजनेस की कारकर्दगी को जांच सकें, प्रॉफिट और लॉस मालूम कर सकें। मैचिंग कॉन्सेप्ट, पहला पार्ट है कि हमने जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है। दूसरा
इसका पार्ट ये है कि जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस से हमें रेवेन्यू मिला है, हमने कॉस्ट भी उसी प्रोडक्ट और उसी सर्विस की चार्ज करनी है। यानी जितनी प्रोडक्ट से हमें रेवेन्यू हासिल हो रहा है, हमने कॉस्ट या एक्सपेंसेस भी उतनी ही प्रोडक्ट्स के लेने हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, यानी जिस वक्त हमने गुड्स दी होंगी या सर्विसेज दी होंगी, हमारी सेल भी उसी मंथ में कंसीडर होगी। ऑर्डर और पेमेंट वाले दिन हमारी सेल कंसीडर नहीं हो सकती। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी होते हैं, यानी जितने भी बिजनेस में एसेट होते हैं उनका कोई ना कोई क्लेम करने वाला, कोई ना कोई दावा करने वाला होता है। यानी फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वलेंट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं। यही हमारा डबल एंट्री सिस्टम है और इसी की बेस पर हम तमाम अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस करते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। 4 कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में किए हैं, 4 कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में किए थे। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो इस लिंक पर जाकर पिछली वीडियो देख लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आखिर में हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबी अता फरमाए, बल्कि आखिरत के तमाम इम्तहानात में भी कामयाब करे और तमाम मुसलमानों का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।